चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था थिकनेस ऑफ स्लैब के ऊपर। थिकनेस ऑफ स्लैब या नॉर्मल शिफ्ट स्लैब जो आती है उसका फॉर्मूला आया था T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। T जहाँ पे थिकनेस है, म्यू म्यू रिलेटिव होता है म्यू ऑफ स्लैब अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद रखना जरूरी है। कंपोजिट स्लैब सिस्टम यानी एक से ज्यादा स्लैब होने पे क्या होता है, तो हमें ये पता लगा कि स्लैब आपस में जुड़ी हुई हो या फिर उनके बीच में कुछ सेपरेशन क्यों ना हो, जो नेट शिफ्ट आएगी उसमें चेंज नहीं आता। ठीक है, नेट शिफ्ट के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, तीनों की शिफ्ट लिखते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं। हो सकता है कोई एक शिफ्ट पॉजिटिव आई हो, कोई एक शिफ्ट नेगेटिव आई हो, डिपेंड करेगा केस पर, है ना। बात बस ये रखना कि म्यू रिलेटिव जो आप लिखो वो म्यू ऑफ स्लैब अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग लिखो। कोई डाउट? चलो इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत होगा ना इसके ऊपर, तो मैं एक में ही 4 स्लैब दे दिए मैंने, इसलिए हर एक केस जैसा हो सकता है वो ले लेंगे। दोनों ओके। सिक्सटी 63.3 63। आराम से बता दो।
करेक्ट 63 ध्यान से 63 या 123 ठीक है। तो शिफ्ट निकालने के लिए टोटल शिफ्ट ये हो जाएगी पहले वाले की थिकनेस 1 माइनस 1 बाय म्यू ऑफ स्लैब बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग ठीक है प्लस टी 1 माइनस प्लस 9 और प्लस 4 सॉरी 10 तो ये आया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये पॉजिटिव आया है तो इनमें से बीच में कुछ नेगेटिव भी आया होगा है ना। क्यों? क्योंकि ये देखो इस वाली स्लैब का म्यू कम है तो नेगेटिव भी शिफ्ट की पर वो सब कंपनसेट हो गया। ओवरऑल पॉजिटिव आने का मतलब है क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है यानी ओवरऑल शिफ्ट इधर हुई है 3 सेंटीमीटर। अब ऑटो कॉलिमेशन यानी सेम जगह पे इमेज बनाने के लिए जब मिरर पे जाके रे गिरे तो ऐसा लगना चाहिए कि रे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पोल से 120 सेंटीमीटर होगी पर इस स्लैब ने शिफ्ट कर दी है 3 सेंटीमीटर की तो अब दिखना चाहिए 120। तो एक्चुअली क्या होगा कोई दिक्कत? तो ये थी स्लैब। स्लैब कहीं भी रखी जा सकती है किसी भी तरह के क्वेश्चन में रखी जा सकती है। याद रखना उसका काम सिर्फ क्या होता है शिफ्ट क्रिएट करना। आगे लिख लो प्लेन सरफेस के लिए जो टॉपिक आता है वो आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR ये आपने पहले भी पढ़ा होगा बचपन में। कैसा लगता है आसान या मुश्किल? आसान है। यही एडवांस में इसके ऊपर पैराग्राफ आ चुका है। पैराग्राफ मतलब समझते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ TIR के ऊपर। तो ध्यान से समझना आता है तो बहुत अच्छी बात है। वो क्वेश्चन भी हम करेंगे आपके मॉड्यूल में। अब उस क्वेश्चन को एज अ थ्योरी भी दे दिया गया है। ऐसे होता है ना जनरली जब कोई अच्छा सवाल आ जाए तो वो थ्योरी में जुड़ता जा ठीक है। वो भी हम करेंगे तो सब कुछ TIR पे बेस है। पहली चीज तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे लिखा है जबकि पढ़ हम रिफ्रैक्शन रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मान लो इस तरह से 2 मीडियम है ये μ1 है और ये μ2 है। मैंने नॉर्मल बना दिया। अब हमें एक चीज पता है कि μ1 sin i अगर मैं एक रे बनाऊं यहाँ पे जो कि इस तरह से इंसिडेंट हुई है और यहाँ दिया हुआ है कि मान लो μ1 इज लेस देन μ2 तो रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो यही है कि ये जो फिनोमिना है TIR का ये सिर्फ तब हो सकता है जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो। रेयर से डेंस जाने में कभी पॉसिबल नहीं है। उसका कारण क्या है वो देख लेते हैं। तो रे एक्चुअली जाना चाहिए थी इस तरह से पर रिफ्रैक्शन की वजह से रे अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है ना। तो रे इस तरह से जाती है। क्लियर हुआ? इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता था हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्योंकि मुझे पता है कि μ1 छोटा है μ2 से और मुझे पता है कि μ1 sin i सॉरी इसे μ1 μ2 ले लो लिखने में बार बार गलती होगी। इसे μ2 कह देता हूँ इसे μ1 कह देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ μ1 sin i ये इक्वल है μ2 sin r के। तो आप क्या कह सकते हो बोलो? r हमेशा बड़ा होगा i से। समझ आया? यानी रिफ्रैक्शन का एंगल हमेशा i से क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। और एक और चीज क्लियर है यहाँ से कि i जैसे जैसे बढ़ेगा r भी वैसे वैसे बढ़ेगा।
अब आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? 90 डिग्री। किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर हम बात करें, कहीं पे भी इंसिडेंस हो रहा है तो मैक्सिमम उसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है? 90 डिग्री। सिमिलरली आर की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? 90 डिग्री। तो कंफ्यूजन हो रहा है शायद लोगों को, नहीं हो रहा ना? अब आपको ये समझ आ गया है कि आर हमेशा आई से बड़ा होगा, और जैसे जैसे आप आई बढ़ाओगे आर बढ़ता जाएगा। तो पहले 90 डिग्री कौन होगा? आर, क्योंकि आर हमेशा आई से बड़ा है और आई बढ़ाने पे आर बढ़ रहा है। दोनों की लिमिटिंग वैल्यू 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली आर पहले 90 डिग्री रीच करेगा कि नहीं करेगा? तो वो एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उससे बड़ा आई किया तो आर तो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे था, इससे बड़ा आर की वैल्यू हो नहीं सकती, तो रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाता है और लाइट क्या होती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझे? तो यहां मैं यही ड्रॉ कर दूंगा, आप लोग लिख लो ये चीज। ठीक है ना? एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब लाइट गिरी और आर 90 डिग्री हो गया, रे ऐसे चली गई, इस केस में आर हो चुका है 90 डिग्री। तो लोगों ने देखा कि उससे बड़े एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट हुई तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई। क्लियर है? तो ये जो आई है इस केस में, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी क्या है वो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? अब तुम्हें समझ आया कि रेयर से डेंसर जाने में क्यों नहीं हो सकता? कि रेयर से डेंसर जाने में आर छोटा होगा आई से, तो पहले आई 90 डिग्री रीच कर जाएगा और आई को 90 से बड़ा आप कर नहीं सकते। क्या किसी भी एक मीडियम के पेयर के लिए ये चीज फिक्स होगी? ऑब्वियसली। देखो कैसे, कैलकुलेशन की अगर बात करें, तो ये मान लो μ2 है, ये μ1 है। लाइट इस तरह से आके गिरती है I इज इक्वल टू सी पे, और इस तरह से चली जाती है
तो मैं कह सकता हूँ आर क्या होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ μ2 छोटा है μ1 से, तो अगर आप लॉ लगाओ तो कहोगे μ1 साइन आई या साइन सी इज इक्वल टू μ2 साइन आर जो कि 90 डिग्री है। तो सी की वैल्यू आपको मिलती है साइन इनवर्स म्यू रेयरर बाय म्यू ऑफ डेंसर। तो कभी भी दो मीडियम का पेयर है अगर, तो क्रिटिकल एंगल उनके लिए फिक्स रहेगा और वो क्या हो जाता है साइन इनवर्स रेयरर वाले का म्यू अपॉन डेंसर वाले का म्यू। याद रखना ही बहुत सिंपल है, उल्टा तो हो ही नहीं सकता, वन से बड़ा साइन होता नहीं है, तो म्यू डेंसर बाय रेयरर तो होगा नहीं कभी, है ना। तो इससे छोटे एंगल पे क्या हो रहा होता है रिफ्रैक्शन, इससे बड़े एंगल पे क्या हो रहा होता है टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट बाहर नहीं जाएगी। आइडियली दोनों हो ही रहे होते हैं, पर उसको टी आई आर नहीं कहोगे, उसको फिर रिफ्लेक्शन ही कहोगे, समझ रहे हो ना। वो क्रिटिकल एंगल का सीन नहीं रहता उसमें। उसमें तो बात यह है कि मीडियम कभी भी पूरी तरह से ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, वो चीज आ जाती है। क्या क्या करते हैं मतलब, टोटल रिफ्लेक्ट भी दुनिया में कोई नहीं करता, कुछ एब्जॉर्ब करती है थोड़ी सी। चलो हो गया, चलिए सवाल करते हैं इसके ऊपर। बहुत सिंपल क्वेश्चन देने का फायदा नहीं है, ठीक ठाक। ठीक है, मान लो मैंने वाटर दे दिया है और ये एयर दे दिया, वैल्यू यूज नहीं करनी है आपको, म्यू टू म्यू वन के टर्म्स में ही बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है पेयर, यहाँ पे मैं बस समझाने के लिए वो दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि अज्यूमिंग एस इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन यूनिवर्स, find the illuminated area on the surface of water।
सेम बोल रहे हो, अलग अलग बोल रहे हो? तुम लोगों के में पाई नहीं है? पाई तो आएगा। तो पहली चीज तो समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। बात है, पानी में नीचे एक बल्ब जल रहा है, तो ऊपर कैसा शेप चमकता हुआ दिखेगा। ये कितने लोगों को समझ आता है सर्कल? बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो 3/√7h। है कि नहीं? सोच के देखो कि यहाँ से लाइट जब यहाँ कहीं गिरेगी तो रेयर में जा रही है, ऐसे हो रहा होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लाइट किस पे इंसिडेंट हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल पे, और लाइट इस तरह से चली जाएगी। इसके बाद जो भी लाइट इस सरफेस पे गिर रही है, क्या वो बाहर जा पाएगी? सिर्फ कहाँ रह जाएगी? अंदर। तो लाइट कितने रीजन के लिए बाहर गई? यहाँ आप देख सकते हो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जितनी लाइट रेज गिरी होंगी सब बाहर गई होंगी। अच्छा, ऐसा राइट साइड में हुआ है तो ऐसा लेफ्ट साइड में भी हुआ होगा, और ऐसा 3D स्पेस में हुआ होगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा? एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कोन जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसके लिए लाइट बाहर जाती है, उसको अगर मैं आर कह देता हूं, ऐसी कुछ सिचुएशन आपको दिखने वाली है। ऊपर से अगर आप देखते हो, ऐसा इल्यूमिनेटेड एरिया दिखेगा जिसके सेंटर पे ये बल्ब होगा, और ये डिस्टेंस है आर, टॉप व्यू। समझ आया? अब मुझे यही आर कैलकुलेट करना है। ये एंगल सी है तो ये एंगल भी सी है। आप ये भी जानते हो कि साइन सी की वैल्यू ये होती है म्यू ऑफ रेयरर बाय म्यू ऑफ डेंसर। तो इसका ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो म्यू ऑफ रेयरर यहाँ आ गया, डेंसर यहाँ आ गया, अंडर रूट ऑफ म्यू 2 का स्क्वायर माइनस म्यू 1 का स्क्वायर। अब सी आपको पता है, ये आर आपको निकालना है। क्या यूज कर लेना चाहिए? टेन सी, वो होगा आर बाई डी। तो आर की वैल्यू आ गई डी टेन सी। समझ आया? यानी कि डी टेन सी यानी कि म्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर। अब सर्कल है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी हमें यहां से मिला पाई डी स्क्वायर म्यू 1 स्क्वायर बाय म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर। फॉर्मूला समझ के याद मत करना, इतना वर्थ इट नहीं है ये याद किया जाए। कोई डाउट है किसी स्टेप में तो बोलो। सर, अगर ये पैटर्न एक ही पेन में होता है तो वो सर्कल कैसे बनेगा? ये 3D चीज है बेटा। इस रे के लिए जो रे जाएगी वो इसके प्लेन में होगी। अब ऐसा सोच के देखो कि ये मेरा हाथ सरफेस और यहाँ पे सोर्स, एक लाइट रे उसने ऐसे यहाँ पे भेजी तो वो ऐसे निकल गई खुद से पैरेलल। समझ आ रहा है? तो ये दोनों, जैसे मेरी उंगली को मान लो लाइट रे इस तरह से, तो ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन लाइट तो इधर भी गिरेगी ना, तो उसकी रे कैसे जाएगी? उसके प्लेन में होनी चाहिए, जिस प्लेन में दोनों चीजें कंटेन हो, तो उसकी रे ऐसे जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ये कौन जैसी सिचुएशन हो रही है, ये हर तरफ जा रहे हैं इस तरह से कुछ। ये आपका सोर्स है, वो ये लाइट रे हर तरफ फेंक रहा है इस तरह से। तो ऊपर क्या बन जाएगा इन सबको ज्वाइन करने से? एक सर्कल। उधर से लाइट रे निकलती हुई दिखती है। क्लियर हुआ? ये तो हम 2D डायग्राम देखते हैं ना, ऐसा क्रिटिकल एंगल पूरे सरफेस पे आएगा कि नहीं आएगा? उसी हिसाब से ये इल्यूमिनेटेड एरिया। क्लियर? वेरिएबल के टर्म्स में करना चाहते हो अगला सवाल, या आप वैल्यू दे दो? पक्का? ये म्यू 1 म्यू 2 डी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं होगा ना, थोड़ा तो बदलेगा कुछ। जैसी आपकी, चलो करें, देख लो। हो रहा है।
बोल दो भाई, मैं क्या छुपाना, क्या हो रहा है? बोलो सुब्रोनिल। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A tube light of length L is kept horizontally below the surface of water mu1 at a depth of, और एक वेरिएबल तो या एल के टर्म्स में दे दो, 4L। नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार बस डायग्राम से मैं बल्ब की जगह पे एक ट्यूबलाइट है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी लेंथ एल ले लिए बस। मुझे आंसर पता नहीं है दोस्त, बता के कोई फायदा भी नहीं। सोच के देखो, रेक्टेंगल विद सेमी सर्कुलर एंड्स, बिल्कुल। आंसर मुझे पता नहीं दोस्त, हो जाए तो बस बता देना हो गया, ताकि मैं सॉल्व करना शुरू करूं। बातें मत करो, देखो खुद से सॉल्व करोगे तो कुछ हो पाएगा।
बताइए शेप कैसा बनेगा? रेक्टेंगल एक आंसर आ रहा है, और सर्कल आ रहा है, और एक क्या ओवल यानी इलिप्स, इलिप्टिकल एक आ रहा है, और कह रहे हैं रेक्टेंगल विद सेमी सर्कुलर एंड्स यानी फुटबॉल फील्ड की तरह, डिस्क यानी सर्कल। फ्रस्टम पहली बात तो एक 3D शेप है, सरफेस पे नहीं बन सकता, शायद ट्रेपेजियम कहना चाह रहे होगे, 2D में ट्रेपेजियम होता है वो फ्रस्टम। अब देखिए बात है, इससे पहले जस्ट हमने क्वेश्चन किया है, एक पॉइंट सोर्स था, उसने ऊपर क्या बनाया था, इसका टॉप व्यू बना के देखते हैं, उसका भी टॉप व्यू बनाया था। ध्यान से देखना, हमेशा यही तरीका है पता करने के लिए। यह आपकी ट्यूबलाइट हो गई, हर एक पॉइंट जो है वो एक सोर्स है, तो हर एक पॉइंट एक सर्कल बना रहा होगा। क्या सबके लिए क्रिटिकल एंगल सेम होगा? हर एक पॉइंट के लिए सेम ही तो होगा, और यानी हर सर्कल की रेडियस सेम होगी, अरे सबकी डेप्थ सेम है, तो ये सर्कल बनाएगा, फिर इसका पड़ोसी सर्कल बनाएगा, फिर उसका पड़ोसी सर्कल बनाएगा, और एक राइट के कोने वाला बनाएगा। समझ आ रहा है? ये कैसी आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कि नहीं? बस जो आखिरी वाले दो हैं उनका क्या बचेगा, सेमी सर्कल। बात समझ आई? जो आखिरी वाला सोर्स है, एंड पे जो सोर्स है, उसका राइट वाला सर्कल तो दिखेगा, पर बाकी सभी बीच वाले सोर्सेस के सर्कल क्या कर जाएंगे, ओवरलैप। अरे क्लिक कर रहा है। अब क्या बचा, अब बस रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो रेडियस के लिए तो वही चीज, मैं मान लेता हूं यहां से एक रे गई, ऐसे निकल गई, ये मान लिया R, ये हो गया क्रिटिकल एंगल C, साइन C की वैल्यू हमें पता है, ये हो गया μ2/μ1, तो एंगल बना लो। ठीक है ना, तो रेडियस की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 4L tan C, मिलेगी कि नहीं? पुट कर दो, 4L इंटू tan C की वैल्यू आ जाएगी μ2 बाय अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। अब सोच के बताना एरिया क्या लिखूं? नहीं भाई, एरिया दोनों साइड के सर्कल मिला के तो πr² प्लस बीच में एक रेक्टेंगल है, उसका क्या हो गया, ये है L और ये है 2R, L प्लस 2R। समझ आया? यानी कि πr प्लस 2 इंटू R। तो रेडियस पुट कर दो, 2L। सर हाँ सर वो टॉप व्यू आप एक बार वापस समझा सकते हो? कैसे समझाऊं दोस्त, टॉप व्यू तो समझ आपको ही है खुद, मैं कैसे समझाऊंगा? वो विजुअलाइज नहीं हो रहा है। 3D है, विजुलाइज नहीं होगा, इमेजिन करना पड़ेगा। विजुलाइज तो तब हो सकती है चीज जब हो असलियत में, है ना? थोड़ा सोचने की कोशिश करो महाराज। एक पॉइंट को ऊपर से देखा तो ऊपर क्या बना था, एक पॉइंट जब था उसके टॉप व्यू में सर्कल बना, क्या आपको ये फील आई? यस सर। हाँ हाँ बोलना है दोबारा, बोलो एक बार और। यस सर, यस सर। मैं भी तो दोबारा बता रहा हूँ ना। अब इस ट्यूबलाइट में कितने पॉइंट सोर्स हैं? बहुत सारे। इनफाइनाइट कह सकते हैं, बहुत सारे। यस सर, तो यस। हर किसी का एक सर्कल बनाओ, और सबका सर्कल सेम रेडियस का बनने वाला है। तो जो सबसे कोने में है उसका सर्कल जो है, उसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, क्या वो किसी के साथ ओवरलैप करेगा? नो सर।
लेकिन उसके बाद जो भी बीच, क्या सबके सर्कल आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे कि नहीं? Yes. अब इनफाइनाइट है, मैंने तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सर्कल बनाए, आप इनफाइनाइट बना लो तो ये पूरी चीज भरी भराई दिखेगी एकदम। जिनके सारे ये रेडियस है, डिस्टेंस जो है इस लाइन से सबकी ये रेडियस है, तो उन सबको ज्वाइन करने वाला रीजन जो होगा वही एलिमिनेटेड रीजन होगा। Okay, sir. कोई दिक्कत? Okay, sir. क्लियर है? कर पाओगे? Yes, sir. Yeah. आइए एक और सवाल करते हैं। A circular tube light या रिंग लाइट भी कहते हैं, ऑफ रेडियस 10 मीटर is placed horizontally at a depth of 10 meter, नहीं, हाँ, एक सेकेंड, ठीक है, in a liquid of mu is equal to √2 when seen from air, find, ये काम करते हैं, नहीं क्वेश्चन तो सही है, फाइंड इल्यूमिनेटेड एरिया, थोड़ा सा काटूंगा बस तो चलता है अपना, बांधा नहीं। और कैसा चल रहा है काम, कार्यभार तुम्हारा? ये पंजाब में अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें, पता चला कि नहीं? क्या कर रहे हो उसके लिए? क्या तो कप्तान जी को अपने साथ मिलाओगे कि नहीं? मिला लो, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, फाइन इल्यूमिनेटेड एरिया व्हेन सीन फ्रॉम एयर, व्हेन सीन फ्रॉम एयर लिख चुका हूँ मैं एक बार पहले ही, जिसका म्यू बता देते हैं 1। अच्छा एक चीज कहना चाह रहा था मैं, ये रिंग की रेडियस जो है ना, अरे रुक जाओ, लगी ज्ञान फैल रहा होता है आदमी का। आर, आर लिख लो वहां पर, ठीक है। तो ए बार आपको करना है, आर की वैल्यू है 5 मीटर, और बी आपको करना है जब आर की वैल्यू है 20 मीटर। फिक्स्ड तो नहीं बता सकते, देख के करना पड़ेगा। कुछ भी बन सकता है, बताओ ना, तो इसीलिए तो 2 ऑप्शन दिए हैं, बता सकते हैं, पक्का बता सकते हैं। हो सकता है, क्रिटिकल एंगल अगर पहले में पॉसिबल है तो फिर दूसरे में भी होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तो म्यू पे डिपेंड करता है, ना कि साइज ऑफ द रिंग पे। बहुत तेजी से जवाब दे दिया गया है यहाँ अंकित जी द्वारा। लोग अभी तक ड्राइंग ही नहीं बना पाए हैं। उन भाई ने तो पेन ही छोड़ दिया, क्या हो गया? पेन तो पकड़ो, क्या पता हो ही जाए सॉल्व।
ड्रॉ ही तो करके देखना है। टॉप व्यू बनाओ, ऊपर से देखेंगे तो कैसा लगेगा। और हर एक पॉइंट को एक सर्कल बनाना है। कितना मुश्किल हो सकता है यार। एक ही चीज करनी है, हमेशा हर एक पॉइंट को पॉइंट सोर्स मानते हुए उसका सर्कल ड्रॉ करो। बोलो भाई सर 100 पाई पहले का 225 पाई और 900 पाई। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? 100 पाई 100 पाई। एक मिनट। आज नहीं घेता येणार आहे तिला आई क्या आया? सुब्रमण्यम जी, मास्क बिना हटाए बता सकते थे आप। बिल्कुल। $75 पाए। ओके, चलो देखते हैं। सबने एटलीस्ट ये सबने ट्राई कर लिया है, तो अब मैं वो नहीं बना रहा, ठीक है ना, बना ही देता हूँ क्या ये वाली चीज। हाँ, ऐसा कुछ है ना, इसमें रिंग दे रखी है, पर उस रिंग का कोई भी एक पॉइंट इमेजिन कर लो तुम। तो रिंग का एक भी पॉइंट जो होगा, तो ये डेप्थ आपको कितनी दे दी है? 10 मीटर। रे इस तरह से गई है, ये होगी रेडियस किसी भी एक पॉइंट सोर्स की, ये होगा क्रिटिकल एंगल। तो साइन सी की वैल्यू हो जाती है रेयरर का अपॉन डेंसर का। तो क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री। ये सबको क्लियर हुआ? ये क्रिटिकल एंगल यहाँ आ गया। तो tan 45 डिग्री जो कि होता है 1, इसे आप लिख सकते हो r/10। रेडियस आ गई 10 मीटर। यानी आपके लाइट सोर्स का हर एक पॉइंट सोर्स जो ऊपर बनाना चाह रहा है वो एक सर्कल बनाना चाह रहा है जिसकी रेडियस हो 10 मीटर। अब पहले केस के अंदर टॉप व्यू अगर मैं बनाता हूं तो आपको अपनी ट्यूबलाइट दिखेगी, है ना। ट्यूबलाइट तो बनाएंगे ना पहले। ये हो गए आपके पॉइंट सोर्सेस। इस ट्यूबलाइट की खुद की रेडियस कितनी है? 5 मीटर। बात समझ आई? इस पे जो हर एक पॉइंट सोर्स है वो एक सर्कल बना रहा है जिसकी रेडियस कितनी है? 10 मीटर। बात समझ आई? कैसे बनेगा 10 मीटर? यहां से 10 मीटर आगे और यहां से 10 मीटर पीछे, यानी ये पॉइंट हो गया। तो ये इस तरह का कुछ सर्कल बनाने की कोशिश करेगा, जो कुछ भी बन रहा है, मतलब बड़ा सा, मतलब इस तरह से। कुछ समझ आया? इसका पड़ोसी भी ऐसे ही बनाएगा कुछ, वो कुछ ऐसा बन जाएगा जस्ट बाहर वाले से। बना नहीं पा रहा मैं। आएगा तो इधर से ही ना, टच करके। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली कितनी रेडियस का रीजन इल्यूमिनेटेड दिखेगा आपको? 15 मीटर। दिख रहा है कि नहीं? सेंटर तो यही रहने वाला है, और यहां से सबसे दूर जो लाइट जा रही है, निकल रही है, उस पॉइंट की दूरी कितनी है? 15। तो ऐसे ही हर तरफ होने वाला है। तो ऐसा आपका इल्यूमिनेटेड रीजन बनेगा। बहुत ही बुरा, ठीक है ना। तो ये पूरा रीजन जो है वो इल्यूमिनेटेड होने वाला है। एरिया क्या कहोगे? 5 इंटू 15 का स्क्वायर, यानी कि 225 पाई मीटर स्क्वायर। हमेशा यही करते हैं हम, समझ रहे हो। लास्ट पॉइंट जहां से लाइट निकल रही है उससे देखते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन शेप क्या बनने वाला है वो देखा जाता है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, डरना मत। बोलो कोई डाउट है तो। थोड़ा हजम करना मुश्किल लग रहा होगा, वो तो होता ही है कोर्स के साथ, कभी कभार हो जाती है चीजें, पर थोड़ा सा फील करना बस आपको।
हर एक पॉइंट का एक सर्कल बनाओ, उनको मर्ज कर दो, तो कैसे बनेगा? तो आ रहा है आंसर, बताओ। बी में बस टॉप व्यू बदलना है आपको, और कुछ नहीं करना। बी ट्राई कर लो सब लोग एक बार, टॉप व्यू बना लो डायरेक्टली। बाकी क्रिटिकल एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मीडियम का पेयर सेम है। एक बार ड्रॉ करके देखो, एक बार ड्रॉ करो। तो हर एक पॉइंट सोर्स को देखो, इसी पॉइंट सोर्स को देखता हूं। ये सर्कल बनाने वाला है कितनी रेडियस का? 10 मीटर की रेडियस का। तो इसका सर्कल कैसा बनेगा? क्या इस बार वो सेंटर को पार कर पाएगा? ऐसा सर्कल बनाएगा ये, समझ आया? जहां ये डिस्टेंस है 10 मीटर। लेकिन अब हर एक कोई यही बना पा रहा है, तो अंदर वाला सबसे इल्यूमिनेटेड पॉइंट ये है, समझ पा रहे हो? तो सबका इनर पॉइंट जब आप ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा सर्कल, जो कि डार्क होगा। और बाहर वाला सब कुछ ज्वाइन करोगे तो फिर एक सर्कल बनेगा। समझ आ रही है बात? यानी ये रीजन इल्यूमिनेटेड एरिया है, इनके बीच का जो रीजन है। यानी बाहर की रेडियस तो हो गई हमारे पास 30, और इनर रेडियस हमारे पास हो गई कितनी? 10। ये 10 मीटर डार्क है अभी भी। तो जो एरिया इल्यूमिनेटेड है ए, हो गया पाए, बाहरी रेडियस 30 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस 10 का स्क्वायर, यानी कि 800 पाए मीटर स्क्वायर। लिख लो। तो मेन चीज क्या है कि हर एक पॉइंट सोर्स ऊपर क्या बनाता है? सर्कल, एक सर्कल। कोई डाउट? समझ आया तुमको? इसमें पानी वो टेढ़ा दिखता है जो कह रहे हो? क्या कहना, शब्द क्या कह रहे थे? लूमिंग? हाँ, मुझे आइडिया नहीं भाई, होता होगा। पानी जो चमकता हुआ दिखता है उसकी बात कर रहे हो? पता नहीं भाई, शब्द नहीं बताऊंगा। चलो, ये समझ आ गया कि नहीं TIR में? अरे बोलो। तो क्या यूज है, आप ये सब एंगल वाले क्वेश्चन कर सकते हो, है ना? थोड़े से शेप पे कंफ्यूजन आ रहा था, पर अब क्लियर हो गया होगा शायद। आगे लिख लो। ऑप्टिक फाइबर। अब ये जो एक ऑप्टिक फाइबर है, ये भी काम करता है किसके ऊपर? TIR के ऊपर। कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। और यही पैराग्राफ आया था एडवांस में, है ITR। क्या आपस में लड़ गए क्या?
सुब्रनल को पता है मुझे, पर मैं कुछ कर नहीं सकता दोस्त। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत पतले पतले ग्लास के स्ट्रैंड्स लिए जाते हैं, है ना, सुना होगा आपने थ्योरी तो। एयर से भी थिन। कितनी होती है थिकनेस? 10⁻⁴ नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं है क्या? अरे यार कहानी सुनवाओगे तुम। तो होता क्या है कि ग्लास जो होता है, ग्लास की बहुत पतले पतले स्ट्रैंड लिए जाते हैं, बहुत छोटे थिकनेस के, 10⁻⁻⁶ मीटर थिकनेस, माइक्रोमीटर के, और उनको लपेट के एक फाइबर टाइप बनाया जाता है, एक हॉलो ट्यूब टाइप बनाया जाता है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब ये बीच का रीजन है, ये हम मान लेते हैं हॉलो है, ठीक है ना। ये जो बाहरी पोर्शन है जो कि ग्लास से बना हुआ है, इसे शायद कहते हैं क्लैडिंग। तो वो एग्जैक्ट टर्म्स के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। ठीक है, आप तो ये मान लो ये कोई मटेरियल है दूसरा, ठीक है। अंदर भी एक मटेरियल भर देते हैं हम। अब वैसे तो जनरली ऑप्टिक फाइबर जब पढ़ाया जाता है तो अंदर मटेरियल भरने की जरूरत नहीं है। होगा क्या कि इसका शेप इस तरह का बनाया जाता है बेसिकली। ये इनका म्यू जो है वो इस तरह का लिया जाता है, यहाँ पे अगर मैं कह दूं μ2 और यहाँ अंदर का म्यू है μ1, तो आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस ये है कि इस ट्यूब के अंदर अगर एक बार लाइट एंटर कर जाए तो कभी एग्जिट ना करे। एग्जिट अगर करे तो दूसरे ओपन एंड से एग्जिट करे, साइड से एग्जिट ना करे। बात समझ आ रही? तो अगर हमारी लाइट रे इस तरह से आई है और वो यहाँ आके जब टकराती है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, अगर ये इस मीडियम के पेयर की क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो क्या लाइट वापस टकरा जाएगी, इधर आएगी, और फिर अगर टकराएगी तो हम देख सकते हैं सेम ही एंगल होगा। तो वो क्या होता रहेगा उसके साथ जीवन भर? PIR होता रहेगा। क्रिटिकल पे नहीं डालेंगे, उससे बड़े पे डालेंगे। क्रिटिकल पे क्यों डालेंगे? ऐसे नहीं, मतलब क्या होगा उससे डायरेक्ट निकाल के क्या करोगे? जल्दी पहुंच जाएगी, हाँ, ये पर हमें शायद उतनी जल्दी है नहीं, लाइट वैसे ही बहुत तेज है भाई। बात आपकी सही है, निकल जाएगी, पर उससे भी इमेज दिखेगी, गलत नहीं होगा। यहाँ तो क्यों दो आंख रख दोगे तो रिसीव नहीं कर सकते दूसरी तरफ? क्या दृश्य हो जाएगी जैसे इधर से निकलेगी? मुझे नहीं लग रहा कोई लॉजिक, ठीक है छोड़ो। तो इसका काम क्या है? इसका काम है, आपने एंडोस्कोपी शब्द सुना है? उसमें क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं जो आपके मुंह या नाक के थ्रू सीधे अंदर भेजा जाता है, और आप अंदर की चीजें देख सकते हो। उसमें यही चीज यूज की जाती है। उसमें क्या, आगे एक छोटा सा कैमरा है और उसके आगे छोटा सा एक लाइट का सोर्स लगा दिया गया है। अब जब वो आपके मुंह के अंदर से जाएगा तो वो लाइट पेट में फेंकेगा, जिससे रिफ्लेक्टेड लाइट इसके अंदर एंटर करेगी, और वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट होगी। इस तरह का उसका साइज लिया गया है। तो टकरा टकरा के लौट के कहाँ आ जाएगी? बाहर, और आपको क्या दिख जाएगी? उसकी इमेज। बात समझ रहे? तो बहुत दूर के लिए भी अगर आप, इसमें एनर्जी का लॉस भी बहुत कम हो रहा है, देख रहे हो आप? एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही है बाहर, अंदर ही रह जा रही है जो भी लाइट की एनर्जी है। तो इस सब, ये सब यूजेस हैं। मेन चीज हमें ध्यान क्या रखनी है कि जो लाइट इंसिडेंट हो वो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट होनी चाहिए। देख लो यही पहला पॉइंट, द लाइट इंसिडेंट on the inner surface of the cable must be incident at an angle more than critical angle. समझ आए? यानी कि I
ये बड़ा होना चाहिए सी से, जहां साइन सी की वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, μ2 बाय μ1। यहाँ पे ऑब्वियसली μ1 बड़ा है μ2 से, तभी TIR हो पा रहा है। इसीलिए अंदर एक मटेरियल भरा जाता है ताकि ग्लास से ज्यादा म्यू का कोई मटेरियल हो। अगर हवा छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली ग्लास का म्यू तो उससे ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो रेयर से डेंसर में TIR हो नहीं पाएगा, इसमें अंदर भी एक मटेरियल भर देते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? चलो अब जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। हो गया कॉपी? ड्रॉ मत करना अभी, मतलब ड्रॉ कर लिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक चीज चेंज करनी है बस हमें, ये आई नहीं है, ठीक है? ये एंगल उन्होंने दिया आई, जिस एंगल पे लाइट रेज फाइबर के अंदर एंटर कर रहे हैं उसको कहा गया है एंगल आई। ये μ2 दिया गया है, वो μ1 दिया गया है, और ऑब्वियसली μ1 सबसे बड़ा है, उसके बाद μ2 है, और उसके बाद एयर है। बताइए। अच्छा, पैराग्राफ जो था मैं एग्जैक्टली उसे सॉल्व नहीं करा रहा, आप घर पे आराम से ट्राई करोगे PYQ में, तो हम डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट उसका यही है। और उन्होंने ये देखना कि एडवांस वाले लैंग्वेज कैसी देते हैं। अब मैंने भी तुमको ये सवाल दिया है, ये सेम सवाल वो देंगे, पर जब तुम लैंग्वेज पढ़ोगे तुमको हवा ही नहीं लगेगी कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी ऐसी टर्म डालेंगे ना तुम्हारे ऊपर, तुमने सोच ही नहीं होगी, और होता कुछ नहीं है वो, होता उस सिंपल सी चीज को कहने का तरीका होता है बस। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए कि मतलब पढ़ना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। साइन इनवर्स μ2 है मैक्सिमम वैल्यू आई की। $90 कह रहे हैं आंसर, मुझे नहीं पता आंसर। बच्चे से कम क्यों है? क्या लिखा था?
2 बजे का टाइम लिखा था। टाइम टेबल में नॉर्मल डेट में टाइमिंग होती है वही लिखा, लेकिन फिर सभी रात को बता दिया कि नाइट साइन इनवर्स म्यू टू स्क्वायर बाय म्यू 1 इनटू म्यू आई म्यू ए, तो 1 ले रहे हैं हम। आ जाओ भाई। हो रहा है दर्पण, ये लोग एग्री नहीं कर रहे तुम्हारे साथ। सर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स u2 बाई u1। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स म्यू 2 बाई म्यू 1। ओके, साइन इनवर्स म्यू 2 बाय म्यू 1 होल। ट्राई कर लिया सबने? चलो तो मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। यहाँ हमें दे दिया गया है कि ये है म्यू 1, यहाँ है म्यू 2, बाहर कुछ हमारी रे आएगी इस तरह से, ये एंगल है आई। ऑब्वियसली रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ये है हमारा आर, और इस तरह से जाके इंसिडेंट होने वाली है किसी एंगल पे, इसे मैं कह देता हूँ थीटा, है नहीं? तो हम एक चीज तो कह सकते हैं कि 1 साइन आई, एयर का म्यू में ले रहा हूँ 1, इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आर, है नहीं? चलो अब थीटा जो है वो ऑब्वियसली है 90 डिग्री माइनस आर। ठीक है, आई की आई अगर आप इंक्रीज करते हो तो क्या आर इंक्रीज होगा? तो क्या थीटा डिक्रीज होगा? समझ आ रहा है कि नहीं? पर क्या थीटा सी से छोटा हो सकता है? थीटा अगर सी से छोटा हो गया तो टी आई आर नहीं होगा और लाइट बाहर चली जाएगी। यानी थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सी, यानी कि साइन इनवर्स म्यू 2 बाय म्यू 1। तो ये मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए थीटा की। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आर की, वो हो जाएगी सिंपली 90 डिग्री माइनस थीटा की मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन से। अरे समझ पा रहे हो? यानी कि वो हो गई 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स म्यू 2 बाय म्यू 1। तो आर जब मैक्सिमम है तब ऑब्वियसली आई भी मैक्सिमम रहा होगा, तो वो मैं लिख सकता हूं कि साइन आई मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं वो हो जाएगा म्यू 1 इंटू साइन आर। समझ आया? तो आई मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स म्यू 1 साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स म्यू 2 बाय म्यू 1। क्या किया मैंने? थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको कि फॉर टी आई आर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। थीटा इससे छोटा हुआ तो लाइट में ग्लास की जो लेयर है उसे पार करके उस मीडियम में चली जाएगी। बोलो, आंसर तो सही नहीं है ना भाई। मेथड समझ गए थे? ऐसे किया था कि आर इंक्रीज करेंगे थीटा डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये जो चीज मैंने यहाँ कराई है ये प्रिज्म के अंदर आती है, और उसमें भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो कि एडवांस में पूछा जा चुका है और कई बार यूज हुआ है उसका कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चन में। जब आएगा तब मैं इसी तरह से करूंगा। तो याद रखना कि हम क्रिटिकल एंगल से क्या पता करते हैं, बस कि वो इंक्रीज हुआ तो आर के क्या रिलेशन है तो आई की क्या रिलेशन, घूम फिर के।
तो इसी पे बेस्ड आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ एक बार ट्राई करना, ठीक है। ऑप्शंस ऐसे ही हैं, ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा डायरेक्टली देखेगा तो, है ना। ये डायग्राम देखे पहली बात तो ऑप्टिक फाइबर, उसके बाद ऐसे ऑप्शन देखे तो मन ही खराब हो जाएगा, क्या हो गया भाई। और मुश्किल नहीं था ना, सिंपल। चलो नया शुरू कराने से तो फायदा क्या है, इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मॉड्यूल है किसी पे, रे ऑप्टिक्स, कोई बात नहीं। 16 मिनट में नहीं हो पाएगा यार, उसके क्वेश्चन कराने पड़ेंगे तुरंत। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्ड सरफेस का, ये तो प्लेन सरफेस था ना। तो एक्सरसाइज 9.3 आप होमवर्क में ऐड कर लेना। वो डिस्कस कर लेंगे। नहीं यार, इसमें तो कुछ नहीं। इसकी चलो हाँ, तुमको क्या हो गया, क्यों चाहिए मॉड्यूल? तुम्हारे पास है घर पे, देख लेना, वापस कर दो। तुरंत देखने बैठ गए। चलो अब मान लो कि हमारे पास एक से ज्यादा रीजन है, बड़ी ऑब्वियस सी बात कहने वाला हूँ, इस पे सवाल का कोई मतलब भी नहीं है, पर इस पे अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा। मान लो कि कई सारी स्लैब्स हैं इस तरह से दी हुई जो कि एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। यहाँ पे आपको दे दिया गया है ये μ1, μ2, ये μ3 और ये μ4, है ना। और कोई लाइट रे है जो कि इस तरह से इंसिडेंट होती है आई एंगल पे, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा होगा होगा, कहीं से जाके लाइट रे निकलेगी। तो ये एंगल अगर मैं ई कह देता हूँ, फाइनल एंगल ऑफ इमरजेंस, तो हमें यही बताना है, फाइंड ई। ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको इसमें। तो जब भी ऐसा सिस्टम दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, हर एक स्लैब में करके देख सकते हो, पर उसका फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाले के लिए अगर हम लिखें, यहाँ मैं कह दूं अगर म्यू नॉट है तो आप लिखोगे म्यू नॉट साइन आई, ये होना चाहिए μ1 साइन R1, और यहाँ से अगर R1 पे जाएगी हमारी रे तो टकराएगी भी किस पे, तो हम लिख सकते हैं μ1 साइन R1
इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर टू। फिर ऐसे ऐसे करते जाओगे आप, तो फाइनली आपको यहाँ से मिलेगा कि म्यू, जैसे कि इसमें भी किया हो, म्यू 3 के लिए या म्यू 4 साइन जो भी है इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन ई। समझ आया? तो अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है, या यहाँ पे मीडियम में म्यू ई कह देता हूँ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बस म्यू ई। कहने का मतलब ये है कि आप ये सब करने की जगह डायरेक्टली फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो हम सिंपली कह देंगे म्यू नॉट साइन आई इज इक्वल टू म्यू ई साइन ई। क्या इसके लिए कोई कंडीशन होगी या हमेशा कर सकते हैं? इसकी बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि हमेशा रे जो है वो रेयरर से डेंसर की ओर जा रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि कहीं इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे तो नहीं हो गया। बात समझ आ रही है? अगर रे रेयरर से डेंसर जा रही है, अगर मैं आपसे कह दूं कि म्यू 1 से बड़ा है म्यू 2 से बड़ा है म्यू 3 म्यू 4 और म्यू ई इससे भी बड़ा है और ये म्यू नॉट से बड़ा है, तो हमेशा रे किधर से किधर जा रही है, रेयरर से डेंसर। तो टीआईआर होने की कोई संभावना है क्या? पर बीच में अगर ऐसा कोई मीडियम आ जाए जिसका म्यू कम हो जाए अगले मीडियम से, ज्यादा हो जाए अगले मीडियम से, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, एक बार टीआईआर के लिए चेक करके जरूर देखना होगा। तो वहां तक तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख भी लेना। if ray moves from rarer to denser medium, ठीक है। सबका हो गया? एकदम इजी क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं जिसमें मैं 4-5 स्लैब दे दूं, थोड़ा सा ढंग का कर लेते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, इस रीजन के अंदर म्यू आपको दिया गया है और म्यू की वैल्यू है म्यू नॉट बाय वाई। ठीक है, वाई जहाँ पे वाई एक्सिस है, समझ आता है। और एक रे है जो कि इस तरह से इंसिडेंट होती है,
तो आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट on the path followed by the light ray. क्या रेलरोड आंसर y जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो म्यू क्या होता जा रहा होगा, छोटा, यानी जा कहाँ से रही है, डेंसर से, धीरे धीरे y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा ना, इंटीग्रेशन हो पाएगा इसका, पढ़े लिखे हो तो इंटीग्रेशन बढ़ लिया है। क्या μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, ये किसी में भी लगा सकता हूँ मैं क्योंकि हमेशा रेयर से डेंसर ही जा रही है रे। अच्छा, म्यू जो फंक्शन है वो y का है, यानी एक पर्टिकुलर y डिस्टेंस पे तो म्यू कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं किसी भी डिस्टेंस y पे चला जाता हूँ और एक ऐसी स्लैब मान लेता हूँ तो उसके लिए म्यू कांस्टेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मैंने मान लिया इस स्लैब की थिकनेस dy है, ठीक है। इसके लिए नॉर्मल कैसा आएगा, कुछ ऐसा, मान लो रे यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही वो हाइट है ऐसा मान लो, यही वो y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर रे पूरी तरह से कैसी हो जाएगी,
वर्टिकल। ये सबको समझ आया था कि नहीं? क्योंकि मैक्सिमम आपसे पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी रे इस तरह से मुड़ती जा रही है और एक समय पे वो कैसी हो जाए, अगर वर्टिकल हो जाए, यानी जस्ट इस मीडियम के लिए इस तरह से, तो अब वो एक्स में तो नहीं चल पाएगी ना। और एक बार इस तरह से अगर हो गई तो अब सबके लिए नॉर्मली एंटर करेगी कि नहीं करेगी? तो फिर डिविएट होगी क्या? फिर तो 0 डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा है, समझ आ रही है ना बात? और हमेशा चली जाएगी। यानी यहाँ पे किस पे इंसिडेंट हुई होगी? ये क्रिटिकल एंगल पर। ये बात समझ पा रहे हो? तो लिख लो क्या करना चाहिए अब। तो रे इज इंसिडेंट, क्या हुआ? एट क्रिटिकल एंगल। और कैसी हो गई? वर्टिकल। एंड बिकम्स वर्टिकल। तो अगर यहाँ पे लगाएं हम μ1 sin i इज इक्वल टू, क्या हुआ किसमें? हाँ घटता जा रहा है, तो फिर आगे पाथ रिट्रेस होगा, पर y तो नहीं बढ़ेगा ना। अरे इस पे क्रिटिकल एंगल आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। तो वही मैं, नहीं देखो, डेंसर से रेयर जा रही है तो क्रिटिकल एंगल आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो हम ये कह सकते हैं ना कि जब रे यहाँ पे पहुंची, अच्छा बढ़ तो ग्रेजुअली रहा है, तो जब यहाँ पे पहुंची है कोई एक ऐसा सिचुएशन तो होगा जब भी क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगी, नहीं होगा क्या? किसी एक पेयर के लिए तो होगा। और रे कैसी हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी, है ना? कुछ गलत है क्या? नहीं उसको बोलने दो ना, उसको जो लग रहा है वो सबसे अच्छी तरह उसी को पता है। बोलो भाई आराम से बताओ। तुम कह रहे हो रेयर मीडियम हो सकता है, सही कह रहे हो, मुझे क्वेश्चन ढंग से ध्यान नहीं। डेंसर से रेयर जा रही है ना, तो फिर तो दूर जाएगी, तो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट पूछा जाना चाहिए। सही बात। सोचो यार, सही सोच रहे हो वो लोग, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया है, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या सिचुएशन आ गई होगी? इस तरह से कुछ कह सकते हैं। यानी रे डिविएट कितने से हो गई है? देख पा रहे हो ना, 90 से हो रही है। हम 30 डिग्री से तो हो रही है यार, देख नहीं पा रहे क्या? तो अब क्या लिखा जाए यहाँ पे? क्या लिख सकते हैं? वैसे तो हमें आर पता ही है, तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। यहाँ से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं क्योंकि पहली बार क्रिटिकल एंगल आया है, समझ आ रही है? क्या लिख दूंगा मैं? 1 sin 30 डिग्री, ये क्या होना चाहिए? सॉरी 60 डिग्री होगा ना। अरे नॉर्मल तो ये पहली स्लैब ऐसे ही बनाओगे ना, तो नॉर्मल तो यही है कि नहीं है? इज इक्वल टू म्यू साइन आर। तो म्यू की वैल्यू क्या मिल गई हमें? कुछ गड़बड़ है। इतनी दिक्कत वही होगी, डेंसर से रेयर जा रहा है, मैंने फंक्शन कुछ और लेना पड़ेगा, फंक्शन में गड़बड़ हुई। अगर मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट को तो वो x के टर्म्स में होना चाहिए ना। कुछ गड़बड़ है, चलो ठीक है, अगली क्लास में मैं देख के आ जाऊंगा क्वेश्चन, भूल गया मैं खुद ही। ठीक है।